Hello, investors and traders. Today, the topic of the discussion is what is intrinsic value of a stock, how froth gets built into a particular stock, and valuations go out of the whack. Valuations, whenever market people say that the valuations of a particular stock are too high or it is very expensive valuation, or lot of froth has been built into the stock. So, what does that froth mean? तो एक तो है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है क्या है तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज द एंटिसिपेटेड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कंपनी और स्टॉक determined through fundamental analysis. It includes tangible intangible factors. So intangible factors भी include होता है उसमें. तो intrinsic value is also called as real value and may or may not be the same as a current market value. अभी current market value अभी कोई भी स्टॉक का जो current market value exchange पे daily traded होता है, but intrinsic value is different. इंट्रिंसिक वैल्यू may not be equal to the current price. तो बुल मार्केट में क्या होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आपका जो भी है और करंट मार्केट वैल्यू जो है वो बहुत हाई होता है, तो कोई भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 50 है तो 100 150 200 भी मार्केट प्राइस जाता है. तो जब 50 इंट्रिंसिक वैल्यू है और 100 पे चला गया मार्केट स्टॉक प्राइस, तो हम लोग बोलते हैं फ्रॉथ हैज बीन बिल्ट इनटू दैट पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि वो स्टॉक इंट्रिंसिक से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया. और बेयर मार्केट में क्या होता है कि जो स्टॉक का मार्केट प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे आता है, दैट इज इन बेयर मार्केट्स. जब देयर इज ऑल राउंड पैनिक जो है जैसे होता है, जैसे कोविड में हुआ था, तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे आ जाता है स्टॉक प्राइस. तो दैट इज नोन एज ब्लड ऑन द स्ट्रीट. सो वॉरेन बफेट इज अ वेरी वैल्यू इन्वेस्टर. तो वो क्या बोलता है कि कोई भी स्टॉक अगर उसको लेना है तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है उसी के आसपास लेना है वो, तो इट इज नोन एज वैल्यू इन्वेस्टिंग. तो वो केस में क्या होता है कि आपका रिस्क बहुत मिनिमम रहता है. तो इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या होता है कि रिफर टू एट हाँ ये है एज अ प्राइस अ रैशनल इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे फॉर एन इन्वेस्टमेंट गिवन द लेवल ऑफ रिस्क. तो रिस्क पे परस्पेक्टिव से देखना है तो कोई भी रैशनल इन्वेस्टर कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए कितना प्राइस पे कर रहा है, तो दैट इज नोन एट द इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन द लेवल ऑफ रिस्क. तो ये रिस्क कितना है उसके बेस पे देगा. So basic formula, fundamental or intrinsic value of business or any investment of asset is generally considered the present value of all future cash flows discounted at an appropriate discount rate. तो ये फ्यूचर कैश फ्लोज, वो बिजनेस कितना कैश फ्लो जनरेट करता है फ्यूचर में, 5 साल में कितना कैश फ्लो जनरेट करेगा हर साल, वो निकालेगा और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा और टर्मिनल वैल्यू क्या है वो भी निकालेगा. द मोस्ट स्टैंडर्ड अप्रोच इज सिमिलर टू द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला क्या है कि वेयर द सिंबल्स have the usual meaning. Net present value, CFI is net cash flow for the I period. For the first cash flow, I is equal to 0. I is interest rate and number of periods. So breaking down the intrinsic value can be computed by value investor using fundamental analysis. So quantitative factors include business model, governance, market factors, whereas these are qualitative factors, and quantitative factors as financial statement analysis. Computed intrinsic value is then compared to the market value to mean if the asset is overvalued or undervalued. तो इसमें कैसे होता है कि कोई भी एसेट अगर जब एक्सपेंसिव हो जाता है तो वो ओवर वैल्यूड हो जाता है. ओवर वैल्यूड का मतलब ये है कि उसका प्रीमियम जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो गया. 50%, 100%, 200%, 300% प्रीमियम जब होता है तब हम लोग बोलते हैं कि ये स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, हाईली एक्सपेंसिव कैटेगरी, क्योंकि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम है और मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. और अपोजिट में देखते हैं तो अगर कोई भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है और स्टॉक प्राइस 50 है, इसको बोलते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक. तो इसमें एक एंगल है कि जैसे कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग जैसे हम लोग बोलते हैं, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि कोई भी सेक्टर आउट ऑफ फेवर होता है. तो सेक्टर आउट ऑफ फेवर होता है उसमें क्या होता है कि उसके स्टॉक्स भी आउट ऑफ फेवर होते हैं. आउट ऑफ फेवर इन द सेंस दो स्टॉक्स आर नॉट वेरी हाईली वैल्यूड, लेकिन दैट इज ओनली टेम्पररी. अगर टेम्पररी के लिए अगर कोई भी स्टॉक्स और सेक्टर इज अंडर वैल्यूड, मतलब उसमें अगर इन्वेस्टर्स अभी करंटली जो उसका न्यूज़ और करंटली जो उसके रिजल्ट आ रहे हैं वो खराब है, तो उसकी बेसिस पे उसकी जो स्टॉक्स है वो कम कम चल रहे हैं, मतलब मार्केट वैल्यू इज वेरी लो, उसमें कोई फ्रॉथ नहीं है. तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे स्टॉक प्राइस कम होते जाते हैं वैसे वैसे वो इंट्रिंसिक वैल्यू से करीब करीब आते जाता है. और कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग क्या बोलता है कि आप वो एसेट पिकअप करो जहां पे आपका इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस में कम से कम डिफरेंस हो, तो वो केस में दैट इज नोन एज कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग.
तो एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, अभी अभी के मार्केट में क्या हो रहा है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें काफ़ी सारा ये है कि अंडर वैल्यू है। मतलब HDFC बैंक है, आपका एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, ICICI बैंक, सभी जो बैंक्स है उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रही है, निम्स नहीं बढ़ रहे, कॉस्ट ऑफ फंड्स कम नहीं हो रहे, कासा रेशियो बढ़ नहीं रहा है, लो कॉस्ट डिपॉजिट नहीं आ रहे, लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे, तो मनी इज गेटिंग डाइवर्टेड फ्रॉम FD टू स्टॉक मार्केट। तो ये केस में क्या होता है कि बैंकिंग सेक्टर इज नॉट इन फेवर नाउ, आउट ऑफ फेवर। तो आउट ऑफ फेवर सेक्टर में ऐसे होता है कि उसका जो मार्केट प्राइस होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के करीब करीब आते जाता है। जैसे जैसे स्टॉक करेक्ट होते हैं तो वैसे वैसे उसका इंट्रिंसिक वैल्यू के करीब आते जाता है स्टॉक्स। और कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टिंग जो क्या बोलती है कि जैसे आपका मार्केट प्राइस कम होते जाता है तो आपका एक रिस्क भी कम हो जाता है। जैसे मार्केट वैल्यू कम होता है तो रिस्क भी कम होता है, क्योंकि आपके जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू के करीब जैसे जैसे मार्केट मार्केट प्राइस आता है तो आपका रिस्क कम होते जाता है। और आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर अगर आप बहुत कम प्रीमियम पे अगर बाय करते हो कोई भी स्टॉक, तो फ्यूचर में अगर आप 2-3 साल 5 साल रखोगे तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन होता है। बिकॉज प्राइस जितने लो प्राइस में आप बाय करोगे कोई एसेट और कोई स्टॉक, और जब वो इंक्रीज होता है तो आपको वो हिसाब से रिटर्न्स भी ज़्यादा आते हैं। तो दैट इज नोन एज व्हाट इज दी ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन। तो अभी अभी के मार्केट में अगर आप देखोगे कि देर आर लॉट ऑफ फ्रॉथ इज बिल्ट इन द मार्केट। तो ये फ्रॉथ क्या होता है, जैसे आई विल गिव एन एग्जांपल, जैसे रेलवे स्टॉक्स है। रेलवे स्टॉक्स में क्या हो रहा है कि देर इज लॉट ऑफ ऑर्डर फ्लोज विच आर हैपनिंग, और ऑर्डर फ्लोज के ऊपर से वो स्टॉक्स कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं, दे हैव गॉन अप 3 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स। अभी वो कंपनीज जो रेलवे सेक्टर में है वो कंपनीज का आप अगर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे तो बहुत ही कम है, लेकिन उसका मार्केट प्राइस इज 5 टाइम्स इंट्रिंसिक वैल्यू, 6 टाइम्स इंट्रिंसिक वैल्यू, 4 टाइम्स इंट्रिंसिक वैल्यू। ये क्या होता है, तो ये ओवर वैल्यूएशन हो रहा है इसमें। तो रेलवे से सेक्टर में जो आपको जो कैश फ्लोज आने वाले फ्यूचर कैश फ्लोज और उसका टर्मिनल वैल्यू क्या है वो सब ढूंढना है आपको, और करंट वैल्यू पे उसको नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है उसका फ्यूचर कैश फ्लोज का। और वो हिसाब से आपका अगर रेलवे स्टॉक्स में इंट्रिंसिक वैल्यू जो भी आ रहा है, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्राइस, जितना डिफरेंस कम होगा उतना आपके लिए रिस्क कम होगा। आप जितना उसको अभी अभी रेट में अगर जितना हाई रेट में लोगे तो दैट इज नोन एज फ्रॉथी वैल्यूएशन। और फ्रॉथी वैल्यूएशन में जो भी स्टॉक लोगे तो उसमें लॉस का गारंटी होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में ऐसा होता है कि आपको डिस्काउंट रेट लेना है विच इज नोन एज कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो उसका वैक बोलते हैं दैट इज योर डिस्काउंट रेट। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्लूड्स रिस्क फ्री रेट डिराइव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड along with a premium based on the volatility of the stock multiplied by a equity risk premium. So this is the discount rate is used for discounted cash flow method. Then there is also called as certainty factor. Certainty factor मतलब ऐसे है कि आप जो कैश फ्लो आप बोल रहे हैं कि इतने कैश फ्लो नेक्स्ट 5-10 साल में आएंगे, लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दोस कैश फ्लो कितना है, तो सर्टेनिटी फैक्टर होता है। तो ये सर्टेनिटी फैक्टर भी आप अगर बोलते कि या इसका कैश फ्लो जो नेक्स्ट फ्यूचर में कैश फ्लो आने वाला है 100% श्योर है कि ये आने ही वाला है, तो वो केस में आपका सर्टेनिटी फैक्टर वो हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आपको लग रहा है नहीं नहीं शायद कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इसका सर्टेनिटी फैक्टर कम हो सकता है, तो वो हिसाब से आपको कैश फ्लोज को 50% प्रोबेबिलिटी है तो वैसे आपको उसको ये करना पड़ेगा। व्हाट आर द चैलेंजेस, दैट इज डिफिकल्टीज इज द वैल्यू, इट्स द मेथड ऑफ इंट्रिंसिक कंप्यूटिंग सब्जेक्टिव एक्सरसाइज। मतलब इसमें क्या होता है बहुत सारा एजम्पशंस होता है, सब्जेक्टिव एनालिसिस रहता है। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू फ्यूचर अनसर्टन है, तो फ्यूचर में क्या होने वाला है अभी हम लोग बोलते हैं कि ये फ्यूचर में ये कंपनी में ऐसे ऐसे होगा तो उसके बेस पे हमने कैलकुलेट किया, लेकिन वो पैरामीटर चेंज होते हैं। रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट अगर आपने एज्यूम किया है और कल को जाके अलग आया है तो वो चेंज हो गया, तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू का वो हिसाब से थोड़ा बहुत चैलेंजेस है। तो उसमें ऐसा है कि आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस यूज होता है इसमें। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस में क्या बोलता है कि इट इज द मोस्ट यूज्ड अप्रोच टू अराइव एट इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू कोई भी कंपनी जैसे एशियन पेंट है, आपका पीडीलाइट है, आपका आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, कोई भी कंपनी है उसका आपको डीसीएफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज करके इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना है। सो इन दिस केस क्या होता है, एनालिस्ट फोरकास्ट फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ बिजनेस एंड डिस्काउंट इट टू प्रेजेंट वैल्यू बाय यूजिंग फर्म्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो एग्जांपल ये है कि कैश फ्लो फॉर द फर्स्ट 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम 19 टू इज
फ्रॉम 19 इज 100, तो 100 का कैश फ्लो आने वाला है. डिस्काउंट रेट इज 10%, टर्मिनल ग्रोथ रेट इज 5%. तो प्रेजेंट एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो जनरेटेड आप देखोगे तो ये आप चार्ट देखोगे तो इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. तो आपका 2019 में 91 का कैश फ्लो है, फिर 83 है, फिर 75, 68 है, 62 है, और दिस इज द टर्मिनल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस, दैट इज 1304. तो आपका फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी 1683. ठीक है, दिस इज इन एडिशन टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो. फ्यूचर कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और आपका टर्मिनल वैल्यू है वो ऐड करोगे तो ये 1683 का प्राइस है. अभी आप बोलोगे कि अगर 1683 पे वॉरेन बफेट लेगा ये कंपनी को, अगर 1683 का स्टॉक प्राइस है तो, लेकिन स्टॉक प्राइस इज नेवर एट 1683, नेवर एट इंट्रिंसिक वैल्यू. बुल मार्केट में तो बहुत ज्यादा जाता है. अभी इसका 1683 का इंट्रिंसिक वैल्यू का कोई भी बिजनेस है, इसका अगर स्टॉक प्राइस 3000 है, 4000 है, 5000 है, तो ये फ्रॉथी वैल्यूएशन हो गया. इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, ओवर वैल्यूएशन बोलते हैं. क्योंकि इसमें ऐसे होता है कि जो जैसे जैसे अच्छी न्यूज आती रहेगी वो स्टॉक में, तो वो स्टॉक में कंटिन्यूसली रिजल्ट आएंगे तो वो स्टॉक बढ़ते जाएगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाएगा. लेकिन क्या होता है कि कभी कभार देर इज एन एक्सेसिव मार्केट उसको एक्सेसिवली वैल्यू करता है, कि वो बोलता है कि यार ये कंपनी में 100% आने वाला है कैश फ्लोज, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला है, एवरी ईयर द कैश फ्लोज आर गोइंग टू इंक्रीज. तो उसमें क्या होता है कि मार्केट क्या बोलता है 2019 में 91 का कैश फ्लो, 83 का कैश फ्लो, लेकिन स्टॉक प्राइस जो बोलती है, स्टॉक प्राइस में बोलती है नहीं नहीं 91 का नहीं आएगा, 180 का आएगा कैश फ्लो, 83 की जगह 200 का आएगा, 75 की कैश फ्लो की जगह पे 100 का आएगा. मार्केट ऐसा बोलता है, और टर्मिनल भी मार्केट ज्यादा बोलता है. तो स्टॉक प्राइस क्या होता है जैसे हाई लेवल पे बढ़ते रहता है, जैसे स्टॉक प्राइस बोलता है ये यहाँ पे है उसका कैश फ्लो, और स्टॉक प्राइस ऐसे में होता है. तो 1683 आपका डॉट चिप वैल्यूएशन स्क्रीमिंग बाय, लेकिन मार्केट में उसका प्राइस 4000 हो गया, तो वो केस में एक्सेसिव वैल्यूएशन फ्रॉथ बिल्ड हो गया ऐसे बोलते हैं. और फ्रॉथ जब होता है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत हाई रहता है. इंट्रिंसिक वैल्यू पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपका बहुत कम रहेगा, लेकिन अगर मार्केट प्राइस देखोगे तो पी रेशियो बहुत ज्यादा है, तो वो हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है. तो अभी ये करंट सिचुएशन में, करंट मार्केट में कैसे है आपका, अगर आप देखोगे तो वेरियस सेक्टर्स है. जैसे आपका एफएमसीजी सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर में आपका इंट्रिंसिक वैल्यू जो आप निकालोगे कोई भी स्टॉक्स का, तो आपका एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, हर एक स्टॉक का एक वैल्यू आएगा कि दिस स्टॉक से हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर एग्जांपल 2000 है, और अभी प्राइस उसका चल रहा है 2700, तो इसका मतलब 700 का प्रीमियम पे चल रहा है. अब ये 700 का प्रीमियम क्यों होता है हिंदुस्तान यूनिलीवर में? क्योंकि ऐसा है कि अगर आपका हिंदुस्तान लीवर का अगर एक्सपेक्टेशन क्या है आगे, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर समझो मानसून अच्छा आया तो आपका ये 700 है ना, ये मानसून अच्छा है इसके लिए 700 है. अगर कल को ड्रॉट आता था इंडिया में, ड्रॉट सिचुएशन, तो ये 700 नहीं होता था डिफरेंस, तो ये 300 होता था. ठीक है, तो ऐसे है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स प्ले वेरी बिग रोल इन इन गेटिंग द मार्केट प्राइस. तो अभी जो हिंदुस्तान लीवर का 2000 का इंट्रिंसिक वैल्यू है और 2700 का मार्केट वैल्यू है, तो उसमें मार्केट वैल्यू क्यों बढ़ता है इतना? क्योंकि बहुत फैक्टर्स होते हैं उसमें. एक तो रॉ मटेरियल प्राइस मूवमेंट्स है, जैसे आपका पाम ऑयल इंपोर्ट्स है, हिंदुस्तान लीवर इंपोर्ट्स पाम ऑयल, अगर पाम ऑयल का प्राइस बढ़ गया समझो इंटरनेशनल मार्केट में, तो हिंदुस्तान लीवर का मार्जिन कम होने वाला है, तो अकॉर्डिंगली उसका मार्केट प्राइस कम हो जाएगा. अगर न्यूज आती है कि पाम ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो हिंदुस्तान लीवर 100 रुपए नीचे आएगा, तो 2700 से 2600 आएगा, आ जाएगा. वैसे वो पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कौन से फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स डिपेंडेंट है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स डेली मॉनिटर होता है स्टॉक प्राइस में. और अगर आपका बुल मार्केट है तो 700 का प्रीमियम जो हिंदुस्तान लीवर का है वो 700 का रहेगा. अगर बेयर मार्केट आएगा तो वो 700 का प्रीमियम नहीं रहेगा, फिर 2700 का हिंदुस्तान लीवर 2100 में आएगा, क्लोज टू द इंट्रिंसिक वैल्यू. अब वॉरेन बफेट क्या बोलता है कि 2700 में हिंदुस्तान लीवर वो लेगा नहीं, भले देर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग, मानसून अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड फॉर द हिंदुस्तान लीवर, लेकिन वॉरेन बफेट विल नॉट बाय हिंदुस्तान लीवर एट 2700. वो क्या बोलेगा कि नहीं नहीं, मुझे 2000 के करीब अगर पास में मिलेगा हिंदुस्तान लीवर तो ही मैं लूंगा. तो वो तब तक रुकेगा, 2000 तक ही लीवर आएगा, 2000 2050 आएगा तो ही वो लेगा, क्योंकि उसका रिस्क सबसे कम रिस्क वही है. तो इसके लिए वो क्या होता है, बेयर मार्केट में क्या होता है कि बेयर मार्केट में ऑपोजिट होता है, जैसे 2700 का हिंदुस्तान लीवर है वो 1800 होता है, 1700 होता है. अब वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं कि ये हिंदुस्तान लीवर का इंट्रिंसिक वैल्यू 2000 है और मेरे को 1700 में मिल रहा है तो ये मैं बाय करूंगा. तो ये दिस इज व्हाट द कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टर्स डू, कि अगर आपका अभी आउट ऑफ फेवर कोई भी स्टॉक है तो उसमें आपका स्टॉक प्राइस इज क्लोजर टू द इंट्रिंसिक वैल्यू,
अगर आपका अभी जो अच्छा चल रहा है, सब स्टॉक्स बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत बढ़िया चल रहा है, और आपको लग रहा है कि ये समझो एक क्वार्टर में कंपनी ने समझो 20% का ग्रोथ दिया, ठीक है ना, और प्रॉफिट में समझो 40% का ग्रोथ आया कोई भी कंपनी में, तो मार्केट क्या कर अज्यूम करता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी 40% का प्रॉफिट आएगा, उसके नेक्स्ट क्वार्टर में 40% का प्रॉफिट आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आता है तो 40% जो ये क्वार्टर में आया, वो नेक्स्ट क्वार्टर में 20% ही प्रॉफिट ग्रो किया, सीधा स्टॉक नीचे आ गया। क्योंकि मार्केट क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं कि ये नहीं, ये स्टॉक अच्छा करेगा आगे जाके, लेकिन वो नहीं होता है, तो स्टॉक प्राइस करेक्ट होता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास में अगर कोई भी बिजनेस है, कोई भी स्टॉक प्राइस है, अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास लोगे तो ही आपको फायदा मिलेगा, तो ही आपका रिस्क सबसे कम होता है, तभी फ्रॉड, जीरो फ्रॉड होता है, सबसे कम फ्रॉड रहता है, और अंडर वैल्यूशन हो जाता है कंपनी का, इट इज नॉट ओवरली वैल्यूड, अंडर वैल्यू। तो अभी के जो करंट मार्केट सिचुएशन में बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग थ्रू दैट पेन इन उसका ये इंटरेस्ट रेट से है वो कम नहीं हो रहा है, आपका डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसका नीम नहीं बढ़ रहा है बैंकिंग सेक्टर का, तो अभी क्या आउट ऑफ फेवर हो गए, कोई ले नहीं रहा है बैंक को। आपको क्या करना है, अगर आपको एक साल के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये बैंकिंग सेक्टर में अच्छा करने वाला है और उसका जो मार्केट प्राइस क्लोजर टू इंटरेस्टिंग वैल्यू है कंपनीज का और बैंक्स का, तो आउट ऑफ फेवर स्टॉक्स अगर आप लेते हो अभी, एक साल के बाद अगर वो अच्छा करेंगे तो आपको सस्ते में मिल रहा है आज बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि वो आउट ऑफ फेवर है। वैसे ही अगर आप देखोगे तो आउट ऑफ फेवर कौन से स्टॉक्स आउट ऑफ फेवर है, कौन सा सेक्टर है, वो आपको देखना है। और जो सेक्टर में, जैसे ऑटो सेक्टर में एक्सेसिव वैल्यूएशंस, ओवर वैल्यूड है ऑटो सेक्टर, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं इसको बढ़िया अच्छा ही करेगा, बजाज ऑटो विल कंटिन्यूसली ग्रो एट करंट लेवल, कंटिन्यूसली ग्रो करेगा, मारुति सुजुकी कंटिन्यूसली ग्रो करेगा, एम कंटिन्यूसली ग्रो करेगा, तो ऑटो सेक्टर इज हैविंग ओवर वैल्यूएशन। तो आपको देखना है कि कौन से सेक्टर में ओवर वैल्यूशन है, ओवर वैल्यूशन मतलब इंटरेस्टिंग वैल्यू से बहुत ज्यादा प्रीमियम, आप रेडी हो प्रीमियम देने के लिए। अगर आप कोई भी स्टॉक लेते हो, जैसे बजाज ऑटो, एम मारुति सुजुकी लेते हो, तो आप जब ले रहे हो तो आपको इतना प्रीमियम दे रहे हो, आपको बोल रहे हो कि अरे यार इंटरेस्टिंग वैल्यू तो इसका इतना है, लेकिन आप ज्यादा प्राइस में ले रहे हो, प्रीमियम पे ले रहे हो, इतना महंगा क्यों ले रहे हो भाई। तो वो बोलेगा नहीं नहीं, मार्केट में तो अच्छा चल रहा है, मैंने काफी सारा रिकमेंडेशन ब्रोकर्स का आ रहा है, ये बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है, तो ये लोग ले रहे हैं। तो ये ओवर वैल्यूशन चलते रहेगा, चलते रहेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि लोग बोलेंगे यार ओवर वैल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, अभी इसको करेक्ट होना है, तो तुरंत मार्केट करेक्ट होता है, वो स्टॉक करेक्ट होंगे और सेक्टर करेक्ट होगा। तो आपको सबसे बड़ा रिस्क वही है, आपको कोई भी सेक्टर में जाना है तो सबसे बड़ा रिस्क वही है कि जिसमें ओवर वैल्यूशन है। अगर अंडर वैल्यूशन है तो उसमें आपका रिस्क सबसे कम रहता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में अंडर वैल्यूशन है अभी, बैंकिंग सेक्टर में अगर आप बैंक्स को लेते हैं, कोई भी बैंक को, तो आपका डाउन साइड रिस्क कम है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम है, मतलब फेवरेबल है। लेकिन वही अगर ऑटो सेक्टर लेते हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज अनफेवरेबल, इसमें टोटली अनफेवरेबल है। तो आउट ऑफ फेवर अगर स्टॉक्स है, आउट ऑफ फेवर सेक्टर को आप लोगे तो इट में लॉट ऑफ स्टॉक्स इन दैट सेक्टर, आउट ऑफ फेवर सेक्टर आर क्लोजर टू इंट्रिंसिक वैल्यू, तो उसमें कम से कम रिस्क होता है। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है मार्केट में कि क्लोजर टू इंट्रिंसिक वैल्यू कौन से स्टॉक्स क्लोजर आ रहे हैं, और उसको ही लेना है आपको, सो दैट आपका सबसे कम रिस्क रहेगा। और आपका रिटर्न जब आएगा, जब वो टर्न अराउंड होगा, वो पर्टिकुलर सेक्टर जैसे न्यूज बढ़ने लगेंगे बैंक्स के, उसके कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होंगे, तो ऐसे सब जब होगा, मे बी 2-3 क्वार्टर्स डाउन द लाइन, तो उस टाइम वो उसका रिटर्न विल बी वेरी हाई, बिकॉज आपने बहुत कम प्राइस में लिया है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ buying the stocks near the intrinsic value. So that is what is happening here now. So I hope you like that this video. If you like this video, kindly click on the like button. Thank you.